वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को फिनिश कर देंगे। यानी कि आज जो इसका पार्ट है वो पार्ट नंबर 5 है। कौन सा है? पार्ट नंबर 5 है। और 5 लेक्चरों में हम गुरुत्वाकर्षण को फिनिश कर देंगे। आज जो बचा है उसको आज देखते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर फिजिक्स से ही नहीं अब मैथ का भी आगाज होगा। आ चुके हैं मैथ के धुरंधर, और कल से जो मैथ की क्लास स्टार्ट होगी एयरफोर्स, नेवी, एनडीए एंड कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशल। अभी जो कोस्ट गार्ड के एग्जाम आने वाला है उसके लिए मैथ का कंटेंट शुरू होने वाला है। कल आपको इसी चैनल पे मैथ के टीचर आएंगे। अभी इस क्लास के बाद मैं जस्ट लाइव आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा सारी इन्फॉर्मेशन। क्या नाम है उन सर का, कौन से सर हैं, क्या क्या एग्जाम क्वालिफाई किया है, कितना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, सब बातें बताऊंगा। एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सेशन को शेयर करके जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी तुम्हें सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलते हैं आज की सेशन की तरफ कि आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। गुरुत्वाकर्षण में क्या बचा है? सबसे पहले एक जो टॉपिक बचा है वो तुम्हारा बचा है गुरुत्वीय विभव। क्या बचा है? गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव जिसे इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता क्या है, बोले तो गुरुत्वीय विभव होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन है, यानी कि गुरुत्वीय विभव अगर यानी कि तुम्हारी हेडिंग है तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन कि गुरुत्वीय विभव होता क्या है। गुरुत्वीय विभव होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो गुरुत्वीय विभव समझने के लिए इसका हमें फॉर्मूला आना चाहिए, यानी कि डेफिनेशन रटी नहीं जाती है, डेफिनेशन हमेशा फॉर्मूले से याद की जाती है। फिजिक्स में कभी डेफिनेशन रटी नहीं आती है। तो याद रखना इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर W/m। V बराबर W/m। V बराबर W/m, जहां पे W क्या है? W वर्क है, और m क्या है? मास है। m क्या है? मास है। मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, और वर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्य। क्या कहते हैं? कार्य। और जो V है वो क्या है? गुरुत्वीय विभव। क्या है? गुरुत्वीय विभव, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब V बराबर W/m इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन डेफिनेशन बनाएंगे कैसे, इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, किताबी भाषा में इसको कैसे कहेंगे कि गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने क्वेश्चन दे दिया कि गुरुत्वीय विभव कैसे किसे कहते हैं, यानी कि ये डिफेंस में तो नहीं देगा, लेकिन बाई चांस जो यूपी बोर्ड वाला बच्चा है वो तैयारी कर रहा है, उसके में क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वीय विभव कैसे कहते हैं, समझाइए। वो डेफिनेशन कैसे लिखेगा? डिफेंस में तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, या तो तुम्हें यूनिट पूछेगा, या इस फॉर्मूले से क्या पूछेगा? न्यूमेरिकल पूछेगा, या इससे बनने वाले और क्वेश्चन को पूछेगा, लेकिन डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा। याद रखना, इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए ध्यान से सुनना। नीचे क्या है? द्रव्यमान। नीचे क्या है? द्रव्यमान। ऊपर क्या है? कार्य। नीचे क्या है? द्रव्यमान। ऊपर क्या है? कार्य। तो जो इसकी डेफिनेशन बनाएंगे वो इस प्रकार बनाएंगे कि प्रति एकांक द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं गुरुत्वीय विभव। यानी कि प्रति एकांक द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है वो किसके बराबर होता है? गुरुत्वीय विभव के बराबर होता है। बोले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होता है। इसे कहते हैं गुरुत्वीय विभव। लिखना चाहो तो लिख लेना। प्रति एकांक द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान
तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं, उसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं? प्रति एकांक द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय विभव। फॉर्मूला क्लियर, डेफिनेशन क्लियर। अब बात करते हैं इसकी यूनिट एंड डायमेंशन की। तो देखो, सबसे पहले इसकी यूनिट को देखेंगे। यूनिट बोले तो मात्रक को देखेंगे। ऊपर क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। नीचे क्या है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। यानी कि हमने इसकी एक यूनिट को पता कर लिया, एक मात्रक को पता कर लिया। वो किससे पता किया है? इसके फॉर्मूले से। अभी मैं यहाँ से दूसरी यूनिट की बात करूं, वो यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट। अगर सीजीएस पद्धति में इसकी यूनिट की बात करूं तो ऊपर किसका मात्रक है? कार्य का। क्या मुझे एक बात बता सकते हो, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया था तब मैंने आपको चिल्ला के बताया था कि कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है वो अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। और एक अर्ग बराबर कितने जूल होते हैं मैंने ये भी बताया था, और एक जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं ये भी बताया था। तो ध्यान रखना, ऊपर कार्य का है मात्रक जूल, और जूल का अगर सीजीएस में निकालें तो क्या निकलेगा? अर्ग निकलेगा। क्या निकलेगा? अर्ग। तो ऊपर क्या हो जाएगा? अर्ग। और नीचे क्या है? किलोग्राम। किसका? द्रव्यमान का। और द्रव्यमान का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? क्योंकि सीजीएस सिस्टम का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। उस सिस्टम को कहते हैं हम सीजीएस सिस्टम। क्या कहते हैं? सीजीएस सिस्टम। यानी कि अगर हम जूल और बट्टे केजी का सीजीएस निकालें तो क्या निकलेगा? अर्ग बट्टे ग्राम। क्या निकलेगा? अर्ग बट्टे ग्राम निकलेगा जूल बट्टे केजी का सीजीएस। तो हमने इसी के साथ साथ इसकी सीजीएस यूनिट भी पता कर ली, गुरुत्वीय विभव की क्या पता कर ली? सीजीएस यूनिट पता कर ली। अब देखो, मैं यहीं से अगर डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं, डायमेंशन फॉर्मूला बोलूं तो क्या? विमा। यानी कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो एक बात बताइए, ऊपर किसका मात्रक है? कार्य का। किसका मात्रक है? कार्य का। तो कार्य की विमा क्या होती है? तो कार्य की जो विमा होती है वो होती है m1 L2 T⁻⁻²। और नीचे क्या है? द्रव्यमान बोले तो मास, और मास बोले तो पहला अक्षर m। क्या? m1 से m1 कैंसिल, जो इसकी विमा निकली L2 T⁻², या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L2 T⁻²। इस तरह से भी लिखा मिल सकता है और इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। लेकिन मैं यहां से एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि जो गुरुत्वीय विभव की जो विमा है बोले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो बराबर किसके होता है? ये L2 T⁻² है, वो एक राशि का और विमा होती है, वो होती है गुप्त ऊष्मा की। किसकी होती है? गुप्त ऊष्मा की विमा होती है। तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि गुरुत्वीय विभव की जो विमा होगी वो गुप्त ऊष्मा के बराबर होगी। किसके बराबर? गुप्त ऊष्मा के बराबर होगी। तो नोट पॉइंट लिख लेना कि गुरुत्वीय विभव की विमा, गुरुत्वीय विभव की विमा बराबर होती है गुप्त ऊष्मा की विमा के। गुप्त ऊष्मा की विमा के। यानी कि जो गुरुत्वीय विभव की विमा है वो गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि गुप्त ऊष्मा की विमा होती है L2 T⁻²। गुप्त ऊष्मा को भी पढ़ाऊंगा जब आपको हीट टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, हीट, तो गुप्त ऊष्मा को भी लपेटूंगा। क्या होती है गुप्त ऊष्मा, इसको भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना पता कर लीजिए कि गुरुत्वीय विभव की विमा किसके बराबर होती है? गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। किसके बराबर? गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। अच्छा, इतना क्लियर।
अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि इसकी राशि कैसी है। ये गुरुत्वीय विभव है, वो राशि कैसी है, बोले तो क्वांटिटी कैसी है। एक बात बताना मुझे, गुरुत्वीय विभव बताने से पहले मुझे एक बात बताइए कि पोटेंशियल राशि कैसी है। बात करो तो विभव राशि कैसी है। विभव कैसी राशि होती है, विभव होता क्या है, उसी से हम ज्ञात कर लेंगे गुरुत्वीय विभव क्या होता है। जिस प्रकार से त्वरण से हमने अभिकेंद्रीय त्वरण पढ़ा था और गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा था, उसी प्रकार से विभव से हम गुरुत्वीय विभव भी पढ़ सकते हैं। उससे इससे रिलेट कर सकते हैं कि विभव से गुरुत्वीय विभव क्या होता है, उससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। उससे कहते हैं रिलेटेड स्टडी। रिलेटेड स्टडी कहते हैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को जब हम रिलेट करके पढ़ते हैं तो उससे हमें जल्दी समझ में आता है, हम उस टॉपिक को जल्दी कैप्चर कर सकते हैं, जल्दी पकड़ में ला सकते हैं। तो उसको कहते हैं हम रिलेटेड स्टडी। बोले तो एक दूसरे से संबंधित अध्ययन। क्या, एक दूसरे से संबंधित अध्ययन। तो एक बात बताइए कि जो पोटेंशियल है, बात करो तो विभव की, वो एक अदिश राशि होती थी, एक अदिश राशि होती है। तो गुरुत्वीय विभव भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो विभव राशि होती है वो क्या होता है, V बराबर W/Q होता है। यानी कि बात करें तो प्रति एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता था वो क्या कहलाता था, विभव कहलाता था। बात करें तो पोटेंशियल कहलाता था। लेकिन यहाँ पे W/Q था, वहां पर ध्यान रखना, W/Q था। वहां बोले तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या ले जा रहे हैं, यहाँ पे मास को ले जा रहे हैं। बस थोड़ा सा चेंज है, वहां W/Q होता था, यहाँ W/M होता है। वहां पे चार्ज को ले जाया जाता था, लेकिन यहाँ पे मास को ले जा रहे हैं। बस उतना ही चेंज है कि प्रति एकांक द्रव्यमान को, प्रति एकांक मास को, एक यूनिट मास को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय विभव। लेकिन विभव क्या होता था कि प्रति एकांक आवेश को, एक यूनिट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता था वो क्या कहलाता था, विभव कहलाता था। तो विभव एक अदिश राशि है, विभव एक स्केलर क्वांटिटी है। तो गुरुत्वीय विभव भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। कैसी राशि, अदिश राशि। उम्मीद करता हूं आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्या होता है विभव, क्या होती है विभव की डेफिनेशन, और क्या होती है विभव की विमा, क्या होती है विभव की विमा। तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं चलता हूं, गुरुत्वीय विभव कभी कभी दो कंडीशन में पूछ लेता है, कभी कभी दो कंडीशन में पूछ लेता है। वो कंडीशन क्या है, एक कंडीशन पूछ लेता है ठोस गोला के रूप में, एक कंडीशन पूछ लेता है ठोस गोला, और दूसरा पूछ लेता है खोखला गोला। दूसरा पूछ लेता है खोखला गोला। क्या, खोखला गोला। जैसे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी दो कंडीशन पूछ लेता है कभी कभी। तो याद रखिए कि दो कंडीशन में क्या क्या पूछता है, दो कंडीशन में क्या क्या पूछता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं पूछ ले ठोस गोला में, बोले तो सॉलिड सर्किल में, इसे बोले तो लिख लेना सॉलिड सर्किल। सॉलिड सर्किल में कैसे में, सॉलिड सर्किल में अगर तुम्हें पॉइंट नंबर 1 पूछ ले, बात करें कि आउट पे, ठोस गोला के आउट यानी कि बाहर, कह सकते हैं बाहर, ठोस गोला के बाहर गुरुत्वीय विभव कितना होगा, यानी कि ठोस गोला के बाहर गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला क्या होगा, उसको हमें डिफाइन करके बताइए कि क्या होता है ठोस गोला के बाहर गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला। तो जस्ट इसका हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला हिट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे, क्योंकि इसमें डेरिवेशन का पार्ट का कोई रोल नहीं है। हम डेरिवेशन यहाँ नहीं करेंगे, हम केवल डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो देखो, अगर ठोस गोला के बाहर गुरुत्वीय विभव पूछ ले तो जो बाहर होता है वो होता है V बराबर माइनस G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r, माइनस के कैपिटल G M अपॉन स्मॉल r। लेकिन अगर खोखला गोला के बाहर पूछ ले, अगर खोखले गोले के बाहर बात करूं तो आउट में पूछ ले गुरुत्वीय विभव, तो वो भी इसके ही समान होता है, माइनस GM अपॉन स्मॉल r, माइनस GM अपॉन स्मॉल r। लेकिन नंबर 2 कंडीशन में उसने इन केस
उसने इन केस सरफेस पे पूछ लिया, बात करें तो सतह पे पूछ लिया, यानी कि उसने सतह पे पूछ लिया कि भाई अब बताओ कि ठोस गोला की सतह पर जो गुरुत्वीय विभव होता है वो कितना होता है। तो ध्यान रखना, अगर ठोस गोला की सतह पर गुरुत्वीय विभव पूछ ले तो वो होता है -gm/R, -gm/R। अगर इस तरफ की बात करें सतह की, यानी कि सरफेस पे ठोस खोखले गोला में सरफेस पे पूछ ले तो वो भी -gm/R। 2 पॉइंट क्लियर, 2 पॉइंट क्लियर। केवल कितना डिफरेंस, ऊपर स्मॉल आर नीचे कैपिटल आर, ऊपर स्मॉल आर और नीचे कैपिटल आर। बात करें तो ठोस गोला के जो आउट होता है यानी कि बाहर पे होता है वो -gm/r होता है, और उसी के सतह पे बात करें तो -gm/R होता है। खोखले गोले की अगर आउट में बात करें तो -gm/r, और उसकी सतह पे बात करें तो -gm/R। इतना क्लियर। अगर नंबर 3 पे बात कर ले, इसके अंदर यानी कि इन केस इनसाइड की बात कर ले, इनसाइड की बात कर ले कि ठोस गोले के अंदर जो गुरुत्वीय विभव होगा वो कितना होगा, ठोस गोले के अंदर जो गुरुत्वीय विभव होगा वो कितना होगा। तो याद रखना, जो ठोस गोले के जो अंदर गुरुत्वीय विभव होता है वो इतना होता है कि 3/2, और v सरफेस बात करें जितना सरफेस पे होता है उसका 3/2 गुना होता है। यानी कि उसके अंदर, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछ सकता है कि जो ठोस गोला के जो अंदर गुरुत्वीय विभव होता है वो कितना होता है। जो ठोस गोला के अंदर गुरुत्वीय विभव होता है वो सरफेस के 3/2 गुना होता है, सरफेस के 3/2 गुना होता है। यानी कि सरफेस पे जितना गुरुत्वीय विभव है उसका 3/2 गुना होगा, किसमें, ठोस गोला के अंदर। ठोस गोला के अंदर, याद रखना, सॉलिड सर्कल के अंदर, ना कि खोखला के अंदर। खोखले के अंदर जो होता है वो होता है v बराबर 0, वो होता है v बराबर 0। क्यों? क्योंकि खोखले गोले के अंदर मास 0 होता है। जब मास ही 0 होगा तो गुरुत्वीय विभव भी 0 होगा, क्योंकि गुरुत्वीय विभव होता है -gm/r। यानी कि जब मास ही 0 है, खोखले गोले के अंदर मास 0 है तो गुरुत्वीय विभव भी उसके अंदर कितना होगा, 0 होगा। तो ये तीनों कंडीशन थी। बाहर पूछ ले तो -gm/r, -gm/r। अंदर बाहर यानी सतह पर पूछ ले -gm/R, -gm/R। अंदर पूछ ले तो सरफेस का 3/2 गुना, और इसमें अंदर पूछ ले तो 0। उम्मीद करता हूं आपको गुरुत्वीय विभव क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है गुरुत्वीय विभव, वो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, यानी कि अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक क्या है उस टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा हो गया फिनिश। अब जो टॉपिक अगला है वो टॉपिक क्या है, तो उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। मैं साफ करता हूं और चलता हूं अगले टॉपिक पे। देखिए अगला टॉपिक है इसमें उपग्रह की गति, उपग्रह की गति। यानी कि अब देखेंगे कि जो उपग्रह होता है वो गति किस प्रकार करता है, किस प्रकार गति करता है उपग्रह। तो देखो उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या होता है उपग्रह, देखो उपग्रह की गति, उपग्रह की गति। अब देखो इसको पढ़ेंगे उपग्रह की गति। तो याद रखना उपग्रह की गति होती कितने प्रकार की है। उपग्रह की गति जो होती है वो हमेशा 2 प्रकार की होती है। उपग्रह की गति होती है वो 2 प्रकार से होती है। यानी कि उपग्रह होता क्या है, उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुरुत्वीय उपग्रह, गुरुत्वीय उपग्रह, क्या, गुरुत्वीय उपग्रह। और नंबर 2 जो होता है वो होता है वैद्युत उपग्रह। क्या, वैद्युत उपग्रह। क्या होता है, वैद्युत उपग्रह। अच्छा, उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, गुरुत्वीय उपग्रह और वैद्युत उपग्रह। लेकिन बात करते हैं नंबर 1 की, यानी कि गुरुत्वीय विभव की, गुरुत्वीय उपग्रह की। तो जो गुरुत्वीय उपग्रह भी होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। वो भी कितने प्रकार के होते हैं, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्राकृतिक उपग्रह, नंबर 1 होता है प्राकृतिक उपग्रह, और नंबर 2 होता है कृत्रिम उपग्रह। नंबर 2 होता है कृत्रिम उपग्रह। क्या होता है,
कृत्रिम उपग्रह। क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह। उपग्रह कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? गुरुत्वीय उपग्रह और वैद्युत उपग्रह। नंबर 1 क्लियर। बात करें गुरुत्वीय उपग्रह होता क्या है? गुरुत्वीय उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक उपग्रह और नंबर 2 कृत्रिम उपग्रह। बात करते हैं प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं, तो याद रखना जो उपग्रह प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त उपग्रह क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। बोले तो प्राकृतिक उपग्रह वे उपग्रह कहलाते हैं जो हमेशा प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। लेकिन कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि मानव निर्मित होते हैं, मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कि कृत्रिम उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि मानव निर्मित होते हैं, वे उपग्रह कहलाते हैं कृत्रिम उपग्रह। लेकिन कृत्रिम उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तुल्य उपग्रह और नंबर 2 तुल्यकारी उपग्रह। क्या? तुल्यकारी उपग्रह। यानी कि नंबर 1 तुल्य उपग्रह और नंबर 2 तुल्यकारी उपग्रह। इस तुल्यकारी उपग्रह को कभी एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं भूतुल्यकारी उपग्रह। भूतुल्यकारी उपग्रह क्या कहते हैं? भूतुल्यकारी उपग्रह। यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह का एक पार्ट होता है वो क्या होता है? तुल्य उपग्रह और दूसरा होता है तुल्यकारी उपग्रह। तुल्यकारी उपग्रह को कभी कभी भूतुल्यकारी उपग्रह कह देता है। क्या कह देता है? भूतुल्यकारी उपग्रह कहता है। याद रखना भूतुल्यकारी उपग्रह से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन बनता है कि इसका आवर्तकाल कितना होता है। भूतुल्यकारी उपग्रह का एक आवर्तकाल कितना होता है? बोले तो इसे ऐसे भी बोल सकता है कि वो स्थायी उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो नोट कर लेना 24 आवर। 24 आवर बोले तो 24 आवर यानी कि 24 घंटे इसका आवर्तकाल होता है भूतुल्यकारी उपग्रह का। भूतुल्यकारी उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोले तो PYQ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये भी बता दूं किस एग्जाम में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है वो IAF में भी पूछा गया है, ICG में भी पूछा गया है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में भी पूछा गया है, और बात करूं तो इंडियन एयरफोर्स में भी पूछा गया है। वो स्थिर तुल्यकारी उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है? भूतुल्यकारी उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे होता है। बात करें तो 24 आवर्स होता है, यानी कि कितना होता है? 24 आवर्स होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको समझ में आया होगा कि उपग्रह की गति है वो 2 प्रकार से होती है। उपग्रह होता है, एक उपग्रह होता है गुरुत्वीय उपग्रह, दूसरा होता है वैद्युत उपग्रह। वो गुरुत्वीय उपग्रह जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक उपग्रह। और जो कृत्रिम उपग्रह वो क्या कहलाते हैं? जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। बात करें तो जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तुल्य उपग्रह और नंबर 2 तुल्यकारी उपग्रह। तुल्यकारी उपग्रह को हम भूतुल्यकारी उपग्रह कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड होता है कितना? 24 आवर्स। बोले तो आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे होता है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो चलता हूं वो पढ़ूंगा मैं कक्षीय वेग क्या होता है। कक्षीय वेग लास्ट टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर समाप्त होता है। तो चलते हैं कक्षीय वेग की ओर। देखो अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कक्षीय वेग। बात करें कक्षीय वेग। कक्षीय वेग, अब कक्षीय वेग क्या होता है? इंग्लिश में से क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि इसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, हिंदी में कहते हैं कक्षीय वेग। अब कक्षीय वेग होता क्या है?
कक्षीय वेग होता क्या है। एक बात बताइए, जो उपग्रह होते हैं, उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, क्लियर बात है, उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन जब वो चारों ओर घूमेंगे तो कैसा पथ बनाएंगे, एक सर्कुलर पथ बनाएंगे। बात करें तो वृत्तीय पथ में घूमेंगे। कैसे, वृत्तीय पथ में घूमेंगे, यानी कि वृत्ताकार पथ में घूमेंगे। तो एक बात बताइए, जब वो उपग्रह वृत्ताकार पथ में घूमेंगे तो उस पर एक बल लगेगा कि नहीं लगेगा, एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। बात करें तो अभिकेंद्रीय बल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमेशा वृत्तीय गति में सेंटर की ओर जो बल लगता है वो कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण के बराबर। वही कहलाता है क्या, कक्षीय वेग। क्या कहलाता है, सभी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं और वृत्तीय पथ में घूमेंगे तो एक बल लगेगा। वो बल कौन सा लगेगा, अभिकेंद्रीय बल लगेगा। और वो अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। उसे ही हम कहते हैं कक्षीय वेग। क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। फॉर दिस डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, यानी कि सभी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, तो एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और वह बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। वह क्या कहलाता है, कक्षीय वेग कहलाता है। यानी कि सभी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करेंगे, यानी कि वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं तो उस पे एक बल लगता है। और सर्कुलर मोशन में जो बल लगता है वो सेंट्रीपिटल बल लगता है। बात करें तो अभिकेंद्रीय बल लगता है, क्योंकि यह बल केंद्र की ओर लगता है। और केंद्र की ओर जो बल लगेगा अभिकेंद्रीय बल, वो किसके बराबर होगा, वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। उसे हम क्या कहेंगे, कक्षीय वेग कहेंगे। फॉर दिस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें, जो अभिकेंद्रीय बल होता है, बात करें तो अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r। mv²/r क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल। लेकिन मैं यहाँ पे v ना लेके v0 लूंगा। क्यों लूंगा, v0 मानो हमने कक्षीय वेग मान लिया v0। अच्छा, अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर g, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल re²। मैंने ये वाला फॉर्मूला क्या होता, तुम कह रहे हो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला ये होता है m1 m2 अपॉन r²। लेकिन एक बात बताइए, उपग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी के। किसके, पृथ्वी के। तो हमें जो बल का फॉर्मूला लेना पड़ेगा वो पृथ्वी के कारण लेना पड़ेगा। वो पृथ्वी की त्रिज्या लेते हैं r और पृथ्वी की त्रिज्या मास लेते हैं कैपिटल me। इतना क्लियर। तो यहाँ पर भी स्मॉल r था, हमें कैपिटल R करना पड़ेगा। क्योंकि हमें किसके लिए चाहिए, पृथ्वी के लिए चाहिए। इतना क्लियर। अब देखो फॉर्मूला की बात करें, निकालना हमें v0। क्या निकालना, v0। अच्छा, तो mv0², भाग में पलंग किस में पहुंच जाएगा, गुणा में। उधर किस में पहुंच जाएगा, गुणा में, यानी कैपिटल m इंटू r, ये वाला आ गया उस तरफ, बटे r²। अब ये जो गुणा में है, उधर किस में चला जाएगा, भाग में। तो v0² बराबर कैपिटल G कैपिटल me स्मॉल m इंटू r अपॉन r² मल्टीप्लाई ये वाला m यानी कि मास। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, और एक r से एक r कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल। अब बचा क्या, कैपिटल G कैपिटल me बटे
आर, कैपिटल जी एम ई बट्टे आर। अब मुझे बताइए यहाँ पर अगर वर्ग है तो मैं यहाँ पर रूट लगा दूं, यानी कि रूट लगा सकता हूँ, वो लगा सकता हूँ कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर। ये निकल आया कक्षीय वेग का फॉर्मूला, यानी कि कक्षीय वेग का फॉर्मूला क्या निकला, वी नॉट बराबर अंडर में कैपिटल जी कैपिटल एम ई बट्टे कैपिटल आर। लेकिन अगर ये फॉर्मूला ना देखे, थोड़ा सा उसने कर दिया क्या, थोड़ा सा कर दिया उसने मेकअप, क्या कर दिया, मेकअप। उसने फेयर लवली क्रीम बोरोप्लस जो भी थी उसने लगा के तुम्हें फॉर्मूला दे दिया और तुम क्या हो गए, घबरा गए कि भाई ये फॉर्मूला सर ने पढ़ाया नहीं। लेकिन याद रखना, जिस प्रकार से मैंने पलायन वेग के 2 फॉर्मूला पढ़ाए थे उसी प्रकार से कक्षीय वेग के 2 फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूं। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला बात करूं तो मुझे एक चीज बताइए, कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता था, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बट्टे आर स्क्वायर, कैपिटल जीएम बट्टे आर स्क्वायर। क्या मैं इस आर को इधर गुणा में ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकता हूं। तो मेरा जो निकलेगा कैपिटल जी एम ई बराबर क्या निकलेगा, जी आर स्क्वायर, क्या निकलेगा, जी आर स्क्वायर, कैपिटल जी एम ई बराबर जी आर स्क्वायर निकलेगा। क्या मैं कैपिटल जी एम ई की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूं, यहाँ पे जी आर स्क्वायर रख सकता हूं। तो याद रखना हमारा जो मेन फॉर्मूला था वो वी नॉट बराबर अंडर में जी कैपिटल एम ई बट्टे क्या है, आर स्क्वायर है। मैं यहाँ पे जी कैपिटल जी की वैल्यू रख कैपिटल जी एम बराबर क्या रखना चाहता हूं, मैं यहाँ पे जी आर स्क्वायर रखना चाहता हूं और नीचे आर स्क्वायर है, नीचे आर स्क्वायर है। तो याद रखना नीचे आर स्क्वायर क्या है, आर है, नीचे क्या है, आर है। जब मैं यहाँ पे एक आर से एक आर कैंसिल करूंगा तो वी नॉट बराबर क्या निकलेगा, जी आर, वी नॉट बराबर क्या निकलेगा, जी आर। तो ध्यान रखना, थोड़ी सी मेकअप यानी कि क्रीम फेयर लवली बोरोप्लस लगा के अगर ये फॉर्मूला दे दिया तो तुम्हारी हवा बंद हो जाएगी। बात करें तो क्या हो जाएगा, तोते से उड़ जाएंगे कि सर ने ये फॉर्मूला तो पढ़ाया ही नहीं। तो याद रखना, थोड़ा सा मेकअप दे सकता है क्या, वी नॉट बराबर अंडर में जी आर फॉर्मूला दे सकता है, ये ना देके ये वाला फॉर्मूला दे सकता है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। याद रखिए, यहाँ से मैंने जो आपको एक पलायन वेग पढ़ाया था, बात करूं तो पलायन वेग का यहाँ से ऐसे ही मैंने एक सिखाया था, वो सिखाया था अंडर में 2GR। क्या सिखाया था, अंडर में 2GR। ध्यान रखना, कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है कक्षीय वेग और पलायन वेग में, क्या पूछ लेता है, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड पलायन वेग, यानी कि पलायन वेग और कक्षीय वेग के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, पलायन वेग ये वाला होता है और कक्षीय वेग ये वाला होता है। बात करूं मैं पलायन वेग यानी कि वीई अपॉन वी नॉट निकालूं तो कितना निकलेगा, वीई क्या कितना है, अंडर में 2GR और नीचे कितना है, नीचे जो वी नॉट है वो अंडर में GR है। क्या मैं वीई अपॉन वी नॉट अंडर में 2 ऐसे लिख सकता हूं, अंडर में GR ऐसे लिख सकता हूं और नीचे अंडर में GR है, अंडर GR कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिलेशन निकला वो रिलेशन क्या निकला, वीई अपॉन वी नॉट बराबर √2/1, √2/1, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ वीई अपॉन वी नॉट बराबर √2/1। तो ये रिलेशन पूछ सकता है आपसे, याद रखना, ये जो रिलेशन पूछ सकता है, ये रिलेशन पूछ सकता है कि VE/V नॉट कितना होगा, √2 होगा। अगर ये पूछ ले V नॉट/VE कितना होगा तो 1/√2 होगा, कितना, 1/√2 होगा। जस्ट इसका उल्टा पूछ ले तो कितना होगा, 1/√2। अगर ये पूछ ले तो कितना होगा, √2। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने ग्रेविटेशन का एंड गेम कर देख चुके हैं, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो टॉपिक होगा वो बड़ा ही इंटरेस्टेड होगा। बात करें तो उसमें धमाकेदार एंट्री के साथ उस टॉपिक में हम एंट्री करेंगे। तो जो कल के लिए जो सरप्राइज है वो अभी मैं इस क्लास के बाद लाइव आऊंगा। बात करूं तो इसमें जो मैथ के लिए सरप्राइज है वो कौन से सर होंगे, क्या पढ़ाएंगे, किस तरह पढ़ाएंगे और उन्होंने क्या क्या क्वालिफाई किया है, क्या डिफेंस में पढ़ाने के लिए उनके अंदर क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल है। जो काव्या इंस्टीट्यूट पर वही टीचर आएगा जो क्वालिफिकेशन होगी, जिसकी क्वालिफिकेशन होगी, जो एकदम बढ़िया, एकदम फैसिलिटी के साथ नहीं बल्कि एक अच्छे कंटेंट के साथ टीचर मेहनत करेगा बच्चे के साथ, वही उस चैनल पे टीचर आएगा। अन्यथा किसी को इसमें एंट्री नहीं ऐसे, क्योंकि इस चैनल पे टीचर लाने के लिए
खुद डेमो देना पड़ता है, खुद डेमो देना पड़ता है, खुद टेस्ट देना पड़ता है। तो ऐसे ही चैनल पे टीचर नहीं आ जाते। तो याद रखना, अभी मैं लाइव आऊँगा, पूरी जानकारी बताऊँगा क्या होता है, किसने क्या कैसे किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।